हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार में। आज 18 अगस्त है और 18 अगस्त में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है, तीनों शिफ्टों में कुल मिलाकर जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उनका एनालिसिस अब करेंगे। दो बच्चों, तीनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन साइंस के आए हैं, जीके के आए हैं, किसी की भी बच्चे के याद पूरे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। किसी के कुछ याद रहे, किसी कुछ याद रहेगा। और ऑप्शन तो चारों याद रहते ही नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कुछ लोग क्या कर रहे हैं, चारों ऑप्शन भी बना रहे हैं। कैसे बन जाएंगे? क्या कोई उनके अंदर कंप्यूटर फिट है? केवल ये बता पाता है बच्चा बाहर आके कि जी ये क्वेश्चन आया था, पंचायती राज से कुछ आया था, चारों ऑप्शन में दो ऑप्शन हो सकता है याद हो, एक याद ना हो। कि सर विटामिन से ये पूछा गया था, सर खेल से ऐसा आया था, सर परसेंटेज से ऐसा क्वेश्चन आया था, ये पूछ रखा था, इस तरह का। तो उसका हम भाषा बना ही नहीं सकते पूरी। मैं आपके सामने ऐसा एनालिसिस लेकर आया हूं जिसमें केवल बच्चों से जो पूछा गया है वो किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में फुल डिटेल, उनके आसपास की डिटेल आपको मैं बताऊंगा। आपको इससे निश्चित रूप से लाभ होगा कि जो लगभग मैं 20-22 क्वेश्चन चर्चा करूंगा, विशेषकर साइंस और जीके दोनों को मिलाकर, तो ये आप जरूर देखिएगा। पूरी वीडियो आप जरूर देखिए, कंप्लीट तरीके से देखिए। और जो पहली बार आए वो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। मेरा जो विश्लेषण है वो इस प्रकार से है कि जो क्वेश्चन आए हैं वो ये आए हैं, ये उनका आंसर है। ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, ऑप्शन किसी का ध्यान रह ही नहीं सकते। इसलिए जो वास्तविकता, जो सत्यता है, जो यथार्थता है, वो यही है। देखिए कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन आया है, डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन है। तो चारों ऑप्शन उस बंदे के याद नहीं हो सकते हैं। किसे कहेंगे? एक मोंटाना शहर है कनाडा में, वहां से लगभग 2 से 4 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर डायनासोर की बड़ी बड़ी हड्डियां मिली हैं। तो उसे क्या बोल देगा? डायनासोर का कब्रिस्तान बोल देगा। और यह अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि इस इलाके में कभी पहले बहुत अधिक मात्रा में डायनासोर रहे हो। तो कनाडा का शहर है मोंटाना, यहां पर बहुत बड़े एरिया में को डायनासोर की हड्डियां मिली है। तो उससे क्या अनुमान लगा दिया गया कि डायनासोर का कब्रिस्तान है। चलिए, इसमें बच्चों एक क्वेश्चन आया है, स्टेनले कप का संबंध किससे है? स्टेनले कप, स्टेनले कप का संबंध किससे है? ये स्टेनले कप जो बच्चों आइस हॉकी से है। किस संबंध इसका? इसका संबंध आइस हॉकी से है, बर्फ पर खेली जाने वाली हॉकी है। यह भी बच्चों कनाडा का है। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी SSC और ग्रुप डी सब कनाडा के चक्कर में क्यों पड़ गए हैं। लेखपाल का एग्जाम था, उसमें आया क्वेश्चन बैफिन द्वीप कहां है, तो बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप जो है बच्चों वो भी कनाडा में है। आज भी क्वेश्चन आया 2 पेपरों में, वो भी कनाडा का संबंध था। स्टेनले कप आइस हॉकी कनाडा का है। जो कनाडा की राष्ट्रीय आइस हॉकी लीग है, राष्ट्रीय आइस हॉकी लीग, उसमें इसी नाम से पुरस्कार मिलता है और स्टेनले नामक व्यक्ति वहां के गवर्नर रहे हैं। बैफिन द्वीप कनाडा में जो लेखपाल में आया था। डायनासोर कब्रिस्तान बताया भी, वो कनाडा में। जो एक है यूरेनियम सिटी, यूरेनियम सिटी, ये भी बच्चों कनाडा में है। एक है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ये भी कनाडा में है। ये आए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आया तो स्टेनले कप था। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भी कनाडा में है। विक्टोरिया द्वीप, ये भी कनाडा में है। प्रिंस चार्ल्स द्वीप, ये भी कनाडा में है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ये भी कनाडा में। न्यू फाउंडलैंड द्वीप वही है जिसे टकरा, जहां के पास, जिसके नजदीक टाइटैनिक जहाज डूब गया था, तो वो न्यू फाउंडलैंड द्वीप वहीं पर है कनाडा में। ठीक है ना? चलिए, तो इसकी बात होगी। नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल
एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। पहला मुख्यालय भोपाल था, लेकिन अब इसका मुख्यालय जो बच्चों वो नई दिल्ली है। क्या है? वो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अच्छा, ये संस्था काम क्या करती है ये देख लीजिए आप। भोपाल में था, अब इसका भोपाल में सह कार्यालय है, पुणे में है, भोपाल में पुणे में है, एक दो जगह और भी, कलकत्ता में भी है, और ये मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। जो विशेष बैठकें होती है नई दिल्ली में होती है। 2010 में लाया गया था। ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक संस्था मतलब होता है कि इस संस्था को हाई कोर्ट की पावर होती है, उच्च न्यायालय की पावर होती है। एनजीटी को दिल्ली के अंदर ओड और इवन सिस्टम जो लाया गया था वो एनजीटी के आदेश के बाद ही लाया गया था। एनजीटी ने ही दिवाली के समय जो ग्रीन पटाखे होते हैं उनके बारे में बताया था। एनजीटी वास्तव में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम बनाता है और पर्यावरण संरक्षण के जो मुकदमे आते हैं उनकी सुनवाई करता है। इसलिए बनाया गया था ताकि जो जज हैं, जो निर्णय देते हैं, उनको एनवायरनमेंट की बेहतर जानकारी हो, जो पीछे हो चुका है उसकी भी, और जो भविष्य में हमको बचाने चीजें उनके बारे में भी। तो एक सामान्य हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश साहब बैठते हैं, जो जज साहब बैठते हैं, उनसे उम्मीद नहीं कर किया जा सकती आपको विशेषज्ञ होंगे एनवायरनमेंट के। तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विशेष संस्था है जो पर्यावरण संबंधी मुकदमे सुनती है और पर्यावरण के संदर्भ में बहुत सारे निर्णय देती है सरकार को, और सरकार उन निर्णयों का पालन करती है। इसको बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। हाई कोर्ट की इसको पावर मिली हुई है। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में कुछ आया था, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था। अब हम इसके बारे में दो बातें सीख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जलवाष्प, ध्यान रखना, जलवाष्प को भी ग्रीन हाउस गैस माना गया है। मीथेन, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी, सबसे अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस यानी भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है CO2। मीथेन गैस भी जिम्मेदार है। और ना सबसे ज्यादा जो इस समय CO2 का उत्सर्जन कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। यूएसए के बाद चीन का नंबर है ना। यूएसए और चीन ये दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी यूएसए ऊपर कभी चीन ऊपर हो जाता है। तो आप इसको सर्च करके जाइएगा कि अगस्त में कौन ऊपर था या जो जुलाई में कौन ऊपर था। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन ऊपर था और होता है कि अभी जुलाई में चीन ऊपर चला गया हो तो आपका चीन ही सही माना जाएगा। आप कहते पेपर तो 1 महीने पहले बना होगा, नहीं, वर्तमान में ही उत्तर देना चाहिए जो वर्तमान में होता है, ठीक ना। तो ग्रीन हाउस गैस वैसे तो CO2 है, जलवाष्प भी है। मीथेन गैस कहां से निकलती है? जो धान के खेत है वहां से मीथेन गैस निकलती है। जो जहां भी गंदे नाली है वहां से मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु के मुख से, जुगाली करने वाले पशु के मुख से भी मीथेन गैस निकलती है। जो कोयले की खदानें होती है वहां से मीथेन गैस निकलती है। जो गन्नक जो पत्तियां सूख जाती हैं और सड़ जाती हैं वहां से मीथेन गैस निकलती है। जो बायोगैस है उसका अधिकांश भाग मीथेन गैस का है, ठीक ना। तो ये मीथेन गैस निकलती है, आप ये ध्यान रखिएगा आप। तो मीथेन गैस ये सब आपकी कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस है ना। अब इसमें एक है जो ओजोन को लेयर नुकसान पहुंचाती है। ये सभी गैसें ओजोन को भी लेयर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जलवाष्प ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती। ओजोन छिद्र अब भर चुका है। अब इसी के बारे में एक बात हो रहा जो इंपॉर्टेंट जो पूछ सकता है बच्चों, एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल समझौता या मॉन्ट्रियल समझौता कह लो, वो कह लो सम्मेलन। मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध ध्यान रखना बच्चों ओजोन परत से है, ओजोन लेयर से है, जो कि वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। डोप्सन, डोप्सन इसके नापने की इकाई है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन O3, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ठीक ना। O3 बोलते हैं, डोप्सन इसकी इकाई है, ओजोन है। को मेन नुकसान पहुंचाने वाली गैस CFC थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो AC और रेफ्रिजरेटर से निकलती थी।
इसका संबंध किससे है? ओजोन लेयर से। ये पड़ता है कनाडा का शहर है, पूछ सकता है कहां पर है? मॉन्ट्रियल, तो कनाडा में है मॉन्ट्रियल भी। कहां पर है? कनाडा में। एक है बच्चों आपका क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल, इसका संबंध ग्रीन हाउसों से, किससे? ग्रीन हाउस गैसों से है। ग्रीन हाउस गैसों से इसका संबंध है। ग्लोबल वार्मिंग से कह लो, ग्रीन हाउस से कह लो, भूमंडलीय तापमान से कह लो, वो संबंध क्योटो प्रोटोकॉल का जापान में है, ये कनाडा में है। संबंध किससे है? ओजोन लेयर से। आगे बढ़ते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, ये पूछा गया है। इसका मुख्यालय बच्चों मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो कार्य है वो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर तकनीकी, इन सब जो आधारभूत चीजें हैं उनकी के बारे में अनुसंधान करना है, उनके बारे में अनुसंधान करना है। इसकी स्थापना करने में जो हमारे होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा जो हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है ना। तो टाटा इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको। ध्यान बच्चों, टाटा जमशेदजी टाटा, एक इसको बोलते हैं जेआरडी टाटा। एक क्वेश्चन इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जेआरडी टाटा कहते हैं इनको, जो संस्थापक है टाटा कंपनी के। पूरा नाम जमशेद जी, रोनान जी कुछ करके नाम था। तो जेआरडी टाटा, इनके बारे में केबीसी में क्वेश्चन आया था कल ही। उसमें 4 ऑप्शन थे। एक था हमारे लाल बहादुर शास्त्री, मैं आधा आधा नाम लिख रहा हूं। एक ऑप्शन था ये जेआरडी टाटा, एक ऑप्शन था मदर टेरेसा, और बच्चों एक ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। पूछा यह गया था कि भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति निम्न में से कौन सा जो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति है जिसकी जो पैदा भी विदेश में हुआ, मृत्यु भी विदेश में हुई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 50 लाख का ही क्वेश्चन था कि निम्न में चारों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म भी विदेश में हुआ है और मृत्यु भी विदेश में हुई है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म विदेश में नहीं हुआ है, इनका जन्म हुआ है बलिया में, उत्तर प्रदेश के थे बलिया के। ठीक, मृत्यु इनकी ताशकंद में हुई है। एकमात्र प्रधानमंत्री जी की मृत्यु ताशकंद में हुई है, विदेश में हुई है। तो जन्म तो भारत में ही हुआ, तो ये तो है नहीं। जेआरडी टाटा और मदर टेरेसा, मौलाना आजाद। आप ध्यान रखिए, आप मदर टेरेसा युगोस्लाविया की थी, लाइबेरिया पड़ता है वहां पर, अल्बानिया, अल्बानिया की थी। अल्बानिया या युगोस्लाविया का भाग था अल्बानिया। मृत्यु कलकत्ता में हुई थी। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था, मृत्यु भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा भी मिस्र में हुई थी। जन्म मक्का का है इनका, सऊदी अरब का, मृत्यु भारत की है। जेआरडी टाटा, जेआरडी टाटा, इनका जन्म फ्रांस में हुआ और मृत्यु स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन देखिए आप, 50 लाख का क्वेश्चन, इतना आसान तो होने का नहीं। तो ये 50 लाख का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया जानकारी के लिए, जो लोग नहीं देख रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा। अब जेआरडी टाटा जो जिनका जन्म फ्रांस में हुआ, मृत्यु भी स्विट्जरलैंड में हुई थी, ये यूरोप में हुई थी। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? पद्मश्री पुरस्कारों की स्थापना आप लोग जानते हैं कब हुई थी? 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी इनकी स्थापना। भारत रत्न जो भी इनको जैसे पद्म पुरस्कार है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ठीक ना, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी और तभी देने शुरू हुए थे। अगर पूछता है कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला बच्चों आशा देवी थी। प्रथम महिला कौन थी? आशा देवी। याद रखिएगा, प्रथम महिला आशा देवी। पूछे प्रथम खिलाड़ी कौन थी महिला? क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, महिलाओं पर जोर ज्यादा है, महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, तो उस संदर्भ में आप देख जाएंगे
पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी पूछे तो आरती शाह थी, जिन्हें 1960 में यह पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि इन्होंने 1959 में इंग्लिश चैनल, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, आरती शाह गुप्ता 1959 में उस इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये पहली एशियाई महिला थी। पहली भारत थी, पहली एशियाई महिला भी थी। अब तो बहुत लोगों ने उसको पार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहली थी। वो इंग्लिश चैनल कहां है? वो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, जो उत्तरी सागर और इंग्लिश सागर को जोड़ता है। याद रहेगी? अगर देखो कई बातें हैं जो नोट कर लीजिएगा आप। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला पूछे तो आशा देवी, पहली खिलाड़ी पूछे तो आरती शाह गुप्ता। आरती शाह गुप्ता 1959 में ये तैराक थी। कौन थी? तैराक थी। इंग्लिश चैनल पार करा था। इंग्लिश चैनल का हमने आपको बताया ही है, इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच में है। ऊपर उत्तरी सागर है, नीचे जो है इंग्लिश सागर है। इनके बीच में ना पानी का बहाव बहुत तेज है, तो उस बहाव को से पानी ऐसे बह रहा है, पानी तो ऐसे बह रहा है, उसको इन्होंने ऐसे पार किया है, ऐसे करके। तो बहाव के लंबवत पार करना आसान खेल नहीं होता है। वो कारनामा आरती शाह गुप्ता ने किया था। अगर पूछे कि ये वाला पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री कौन सी थी, पहली हीरोइन कौन सी थी, वो थी बच्चों नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त थी वो पहली महिला। नरगिस दत्त, याद रखिएगा, नरगिस दत्त पहली महिला थी। भारतीय संविधान का भाग 4 का संबंध पूछा हुआ है आज के पेपर में। मैंने कहा ना आपको कि भाग 4 का संबंध बच्चे याद रहेगा। अब 4 ऑप्शन में जो उसने आंसर सही दिया तो याद रहेगा, जो उसका आंसर नहीं होगा सही तो याद नहीं रहने का। तो भाग 4 का संबंध है डीपीएसपी से। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संबंध 3 का किससे है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। 4 क्या का संबंध किससे है? 4 क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिक के कर्तव्य। और ध्यान रखना, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही लाल किले से 5 संकल्प दोहराए थे, जिनमें एक नागरिक कर्तव्य का उल्लेख भी उन्होंने किया था। वो नागरिक कर्तव्य वास्तव में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो नागरिक कर्तव्य ही हैं। कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में जो दिए गए हैं वो भारतीय नागरिकों के लिए है, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप उन कर्तव्य को जाने और उनका पालन करें। तो 4 का संबंध किससे? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। 5 का संबंध किससे? 5 का संबंध है संघ से, यानी केंद्र से। किससे? केंद्र से। 6 का संबंध है राज्य से। 7 समाप्त हो चुका है। 8 का संबंध है केंद्र शासित प्रदेश से, और 9 का संबंध है पंचायती राज से। 9 पंचायती राज से, ग्राम पंचायतें। 9 क में नगर पालिका, 9 ख में सहकारी समितियां हैं। बस इतना ही। पोलो खेल कौन लाया? पोलो के बारे में पूछा गया है। पोलो को भारत में लाने वाले एक्चुअली तुर्क हैं। कौन है? तुर्क। उन्हें खेला चोगाम का खेल। क्या बोलते उसको चोगाम बोला गया। क्या बोला गया? चोगाम। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबकी चोगाम खेलते हुए गिरा था। तो पोलो को जो लाने वाले हैं भारत में वो तुर्क हैं। कौन है? तुर्क। एक खेल है बच्चों शतरंज। कौन सा? शतरंज। शतरंज का जनक भारत है। कौन सा? भारत। भारत में जैसे कृष्णदेव राय, विजयनगर शासक थे, तुलु वंश के कृष्णदेव राय, वो शतरंज के बहुत बड़े प्रेमी थे। और हड़प्पा सभ्यता से भी कुछ ऐसे अवशेष मिले, शायद वो लोग भी शतरंज खेला करते थे। तो शतरंज भारत की देन है दुनिया को। प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री पूछा गया। ध्यान। अच्छा, राज्य का मुख्यमंत्री पूछ रहा हर पेपर में, लगभग ये आ रहा है। जितने अच्छे पेपर हुए अभी तक, 6 के 6 पेपर में, 4 पेपरों में किसी न किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूछा। तो मैंने आपको पूरी सूची तैयार कर दी है इसके लिए। सारे राज्य की नहीं है, जो राज्य हम सामान्यतः जान पड़ते नहीं उनके बारे में। जैसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू। फिर असम है हेमंत बिस्वा शर्मा। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल। गोवा प्रमोद सावंत। ये तो रटने पड़ेंगे।
कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, पहला अक्षर रो ट्रिक बना दो, दिक्कत कुछ नहीं है ना। आपको रट लोगे एक दो बार तो याद रहेगा। उत्तर प्रदेश का सबको याद है, याद करने का सकते नहीं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री के बराबर है कि उत्तर प्रदेश का दुनिया में 5वां स्थान है जनसंख्या में। बिहार का सबको पता है, नीतीश कुमार। राजस्थान का मालूम है, कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री? जानते नहीं? अशोक गहलोत। दिल्ली मालूम ही है, पंजाब मालूम होगा कि थोड़े चर्चा में रहते हैं। अब है कर्नाटक, चर्चा में कम रहता है, नहीं होगा मालूम। महाराष्ट्र का इंपोर्टेंट है, एकनाथ शिंदे। तो जो इंपोर्टेंट है वो भी देखेगा आप। देखो ये आप जो लिखे थे, भूपेश बघेल। गोवा कौन है? प्रमोद सावंत। हिमाचल का जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री नहीं, वहां विधानसभा के चुनाव भी नहीं हुए, तो वहां पर अभी राष्ट्रपति शासन है। वहां पर अभी राष्ट्रपति शासन है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन? बासवराज बोम्मई। देखो बासवराज बोम्मई, मुंबई के बगल में है बासवराज, कर्नाटक। महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे, कभी रिक्शा चलाते थे और आज मुख्यमंत्री है, शिवसेना के हैं ये। मणिपुर एन बीरेन सिंह। मेघालय कोनराड संगमा। पुदुचेरी ये याद रखिए एन रंगास्वामी, यहां बहुत घमासान हुआ था। तमिलनाडु एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। ये आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखो जरूर आप। ब्लीचिंग पाउडर पूछा हुआ, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, राइड नहीं, राइड 3 में आता है क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसे ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ये जो बनता है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये चूना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के निर्माण के मिलने से बनता है चूना। और किससे बनता है? क्लोरीन से बनता है। क्या? ब्लीचिंग पाउडर। इसे ब्लीच करते हैं और इसमें से क्लोरीन की, Cl की तीखी गंध आती है। इसका प्रयोग जीवाणुनाशक में भी करते हैं, जीवाणु को मारने में भी इसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये चूने किससे बनता है? क्लोरीन से बनता है, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको। विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं कि विटामिन की खोज किसने करी? ना, विटामिन की खोज करता लुनिन है। कौन है? लुनिन। और नामकरण जो किसने किया? वो फंक ने किया है। खोज करता कौन है? लुनिन है। और निर्माण करता को नामकरण किसने किया? फंक ने किया है। ठीक। और लगभग 23 से अधिक विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। एक विटामिन B17 होता है, B17 विटामिन जो होता है कैंसर का कारण बनता है। B17 एमाइग्लिडलिन बोलते हैं इसको, एमाइग्लिडलिन इसका नाम है। विटामिन B17 कैंसर, कमी से कैंसर का रोग होता है। कैंसर कोई एक कारण नहीं है कैंसर होने का कि चल आप कहोगे जी आज कैंसर का तो ये कारण है। कैंसर के रोग के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ना B17 कमी भी कैंसर कारण बनता है, ठीक है ना। ये आप चीज याद रखिएगा। तो खोजकर्ता लुनिन है, नामकरण फंक ने किया है। बाकी सारे विटामिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख रखे। जीव विज्ञान की वीडियो है, सारे विटामिन मैंने इसमें बताए हुए हैं किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है। विटामिन B12 कहां होता है ना, चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सब मैंने बता रखे हैं उसमें। जुगाली करने वाले पशु के बारे में कुछ पूछा गया था। जुगाली करने वाले पशु के बारे में 4-5 विशेषता ध्यान रखो। जितने भी जुगाली करने वाले पशु हैं वो ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। तो होते हैं शाकाहारी होते हैं, उनकी आंख लंबी होती है और उनके मुख से मीथेन गैस की बदबू आती है। किस गैस की? मीथेन गैस की बदबू आती है, क्योंकि इनकी ये जो एंजाइम, ये जो ना जो वो खाते हैं घास, वो इनके पेट में जाके इनके ना जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनका जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। तो वहां पहले घास जाता है, उसको कुछ बैक्टीरिया सड़ाते हैं, तो फिर बाहर निकालता है,
जुगाली करने वाले यहाँ पीछे जाड़, बड़ी बड़ी जाड़ होती है, उनसे उसको महीन करते हैं, जो उसको चबाते हैं तो फिर निकलते हैं करके। तो जुगाली करने वाले पशु की जो आहारनाल होता है वो लंबा होता है, इसीलिए खरगोश का आहारनाल कुत्ते और भेड़िए से भी लंबा होता है। वो भेड़िया करा कुत्ता, हाँ कुत्ता और भेड़िया से लंबा होता है खरगोश का, कि कुत्ता और भेड़िया क्या है, मांसाहारी जीव हैं। मांस को पचाने में समय नहीं लगता है, मांस तो पचाया होता है। जो कभी कभी मांस खाता है उसको मांस देर से पचता है, पर जो मांस रूटीन में खाते हैं उनको मांस पचाने में दिक्कत नहीं होती, घास फूस पचाने में दिक्कत होती है। तो आहारनाल क्या लंबा, हमारा आहारनाल 33 फुट लंबा है। पंचायती राज के बारे में पूछा गया था, पंचायती राज के बारे में पूछा गया है कि कहां से पहले, किस राज्य में पहले लागू हुआ। तो ध्यान, पंचायती राज जो लागू हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से लागू किया था। नागौर से, नागौर पड़ता है राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान में। गांव है यहां का बगदरी, कौन सा गांव है, बगदरी गांव है, बगदरी गांव से। लेकिन पंचायती राज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है जहां इसका प्रयोग किया गया पहले, वो आंध्र प्रदेश है। अगर पूछता है कि पायलट प्रोजेक्ट पर कहां लाया गया सबसे पहले, यानी कहां इसका प्रयोग किया गया पहला, वो आंध्र प्रदेश है। और कहां लागू किया गया, वो आपका राजस्थान का नागौर जिला है और बगदरी गांव है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ, फिर उड़ीसा में हुआ। आंध्र प्रदेश में लागू किया गया देखने के लिए कैसे काम करता है। उसके बाद जो पंडित नेहरू ने जो इसका उद्घाटन किया वो नागौर से किया। उसके बाद पूरी तरीके से फॉर्मली तरीके से आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया गया, पहले राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश। अच्छा हाँ, बाकी तो इसमें तो आप जानते होंगे 73वां स्वतंत्रता संशोधन 1993 में जो 92 में जो हुए 73 से, हाँ इसमें अगर रखना, वो पूछता कई बार। 72वां जो संविधान संशोधन है, अधिनियम 1992 का है, लागू 1993 में हुआ है। कब का अधिनियम, 1992 का लागू कब हुआ, 1993 में। 72वां संशोधन अधिनियम पंचायती राज के लिए है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, ठीक ना। 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए थे, 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 24 अप्रैल 1993 को मध्य प्रदेश से लागू किया गया था। बस इतना बहुत हो गया। खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी। 1991 में नाम था पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 6 अगस्त 2021 को इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अब इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए मिलते हैं बच्चों। कितने मिलते हैं, 25 लाख रुपए मिलते हैं खेल रत्न के तहत। नाम किस पर है, मेजर ध्यानचंद पर। कब, 2021 में। अच्छा एक बात और, पहली बार किसे मिला था खेल रत्न पुरस्कार, शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। ये अब तक भारत के सबसे बड़े शतरंज खिलाड़ी हुए हैं, विश्व के भी सबसे बड़े शतरंज खिलाड़ी हैं, बहुत लंबे समय तक नंबर 1 खिलाड़ी बने रहे। विश्वनाथन आनंद शतरंज खिलाड़ी है। सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी के नाम से इन्हीं को दिया गया था। ठीक, फिर किसी खिलाड़ी को फिर मिला था, किसको मिला था मैं ध्यान नहीं हूं किसको मिला था फिर इसके बाद। तो पहला इनको मिला है, अब 25 लाख मिलते हैं। नया नाम मेजर ध्यानचंद है, 2021 में किया गया था। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में मिलता है, ये 22 भाषाओं में मिलता है। इसमें जो हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उनमें यह पुरस्कार मिलता है, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपातकाल राष्ट्रपति के बारे में कुछ पूछा गया था। आपातकाल का प्रावधान 3 अनुच्छेदों में, 352 में राष्ट्रीय आपात है, तो 56 में राज्य अनुपात है, नहीं राष्ट्रपति शासन है, और 360 में जो है बच्चों, 360 में 61 में, तो 60 में, 60 में क्या है, वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात है। 352 में राष्ट्रीय आपात है जो अभी तक भारत में 3 बार लग चुका है। कितनी बार, 3 बार। 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर लगा। 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति
राधा कृष्णन। राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 71 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। 75 में राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार हुई है, याद रखेगा। 356 का प्रयोग, 356 का प्रयोग राज्य में करते हैं राष्ट्रपति शासन के लिए। इसका प्रयोग तो 109 या 10 से अधिक बार किया जा चुका है। सबसे अधिक बार यूपी में लगा है। अभी तक राष्ट्रीय आपात वित्तीय आधार पर भारत में नहीं लगा है। भाग 17 में इनका उल्लेख किया, और 18 में, किस भाग में? भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है। और ये जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से लिए गए हैं। वाइमर गणतंत्र से, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से लिए गए हैं। नमक सत्याग्रह के बारे में आया था कुछ ना? नमक सत्याग्रह नहीं तो दांडी मार्च भी कहते हैं, जो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को कहां से साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुआ था और वर्तमान में नवसारी जिले के दांडी में पहुंचकर यह समाप्त हुआ था। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, दांडी में पहुंचकर नमक बनाया था, है ना। तो महात्मा गांधी को इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं, और सिविल नाफरमानी भी कहते, अवज्ञा भी कहते हैं, है ना। नमक सत्याग्रह कहते हैं, सिविल नाफरमानी का आंदोलन कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं। और NaCl, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है। NaCl आंदोलन संबंध किससे? महात्मा गांधी से। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन भारत में किए थे, बड़े बड़े। असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये सारे महात्मा गांधी के आंदोलन रहे, है ना। नमक सत्याग्रह के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, पर यहां भी इतना समय नहीं है। समीकरण संतुलन, ये क्वेश्चन भी आ रहा है एग्जाम में केमिस्ट्री से, कि समीकरण संतुलन कैसे करते हैं। देखो बच्चों, जिनका विषय साइंस है उन्हें दिक्कत नहीं होने की, पर जो बच्चे आए बेचारे, जो बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, आर्ट बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनको बड़ी समस्या होती है। देखो कैसे संतुलन करते हैं। सबसे पहले ये याद रखो, H2O ये जल का एक अणु है, जल का एक अणु है, इसमें हाइड्रोजन 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। याद रहेगी बात, ये जल का एक अणु है, इसमें हाइड्रोजन 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। अब ये जल के 2 अणु हो गए। जल कितने हो गए? 2 अणु हो गए। अब कितने अणु हो गए जल के? 3 अणु हो गए। 3 दूनी 6, यानी 6 परमाणु किसके हो गए? हाइड्रोजन के। 3 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। याद रहेगी बात, ऐसे निकालना है। तो ऐसे करते, जैसे ये देखो, FeCl3 फेरस क्लोराइड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, FeCl2 फेरस क्लोराइड बन रहा है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है और सल्फर गैस निकल रही है। अब हमको देखना है यहां पे Fe के कितने अणु हैं, यहां पर 2 हैं, तो यहां पे तो 2 ही होने चाहिए, तो हमने यहां 2 लिख दिया। अब जब 2 लिख दिया तो Cl2 कितने हो गए? 4 हो गए। यहां Cl2 कितने हैं? 3 है। 3 दूनी 6 है, यहां कितने हो गए? 4। तो HCl तो हमको 2 यहां करना पड़ेगा। अब देख लो, H कितने हो गए? 2। यहां कितने H के? 2 है, तो यहां भी 2 गए। Cl का 1 ये हो गया और 4 ये हो गए, तो 2 तो ये हो गए Cl के, और 4 ही, 4 दूनी 4 2 6, और कितने? 3 दूनी 6। सल्फर का 1 है, तो यहां भी क्या? सल्फर का 1 है। अच्छा, यह समीकरण असंतुलित है, इसे करना कैसे करेंगे? ये पदार्थ बने हुए हैं C6H12O6O2H2O। अब देखिए आप, C6 है, यहां पर कार्बन के 6 हैं, तो यहां पर कार्बन कितना है? 1 है, तो 6 करने पड़ेंगे, 6 होंगे। अब पूरा हो गया। तो अब कितने ऑक्सीजन के? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब यहां कितने ऑक्सीजन के? 6 और 2 8 और 1 9। असंतुलन है, तो कैसे करेंगे? 6 दूनी 12, अगर हम यहां पर कर दे 12, तो 12 6 दूनी 12 और 12 24 हो गए। किसके? अब हम क्या करें? हम करें ऑक्सीजन को संतुलित। 6 यहां हो गए। अगर 6CO2 यहां कर दो और 6H2 यहां कर दो,
6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 12 कितने हो गए? 24 हो गए। 24 6 कितने हो गए? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 18 कितने हो गए? यहां इसमें गुणा करनी है बस। 6 दूनी 12 और 6 18। यहां कितने ऑक्सीजन के? 12। और यहां कितने? यहां तो 12 है ऑक्सीजन के, यहां कितने? 6 दूनी 12 कितने हो गए? 24 हो गए। छह तो ये हो गए, और 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। और यहां कितने हो गए? 12 और 6 दूनी 12 और 12 और 12 24। तो ऑक्सीजन के 24 तो अणु यहां हो गए, और 24 अणु कहां होंगे? संतुलित हो गए। तो जल के 6 दूनी 12 और 12 24 और 12 दूनी 24। एच के कितने हो गए? 24 हो गए। यहां भी कितने हो गए? एच के 24 हो गए। तो समीकरण संतुलन करना होता है। अभी बहुत डिटेल में यहां जान सकते हैं हम लोग। दहेज प्रतिशत के बारे में पूछा गया था। दहेज प्रतिशत अधिनियम कब का है? यह अधिनियम 1961 का है। 1961 का अधिनियम है दहेज प्रतिशत अधिनियम। और इस अधिनियम पर भारत में पहली बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। संसद कैसी बैठक? संयुक्त बैठक पहली बार बुलाई गई थी। संयुक्त बैठक संसद की अभी तक केवल 3 बार हुई है इस अधिनियम के लिए। बैंकिंग आयोग 1978 में, और एक हुई है 2002 में पोटा के एक्ट के लिए। तो संसद की संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है वह अभी केवल 3 बार हुई है। केवल 3 बार हुई है। पहली बार दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में हुई थी। योजना आयोग के बारे में पूछा गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, 1950 को हुई थी। किसकी स्थापना? योजना आयोग की स्थापना। इसकी स्थापना की सिफारिश नियोगी समिति ने की थी। किसने की थी? नियोगी समिति ने की थी। नियोगी समिति के आधार पर स्थापना हुई थी योजना आयोग की। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री था। ये पहले अध्यक्ष कौन होंगे इसके? जो पहले प्रधानमंत्री होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष जो थे इसके वो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा ये पहले उपाध्यक्ष थे इसके योजना आयोग के। स्थापना नियोगी समिति सिफारिश के आधार पर हुई थी। अध्यक्ष हमेशा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष कोई भी हो सकता है, उसे गुलजारी लाल नंदा। 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग लाया गया। अब जो नीति आयोग लाया गया उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगर यह पूछे योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी। पहले उपाध्यक्ष कौन? गुलजारी लाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष कौन? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। 2015 1 जनवरी की बात है, 2015 में को समाप्त कर देगा और इसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग। क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने वो बने नरेंद्र मोदी। पहले उपाध्यक्ष बने नीति आयोग के कौन? अमिताभ कांत। और पहले सीईओ बने सिंधु श्री खुल्लर। पहले अध्यक्ष नीति आयोग के नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष अमिताभ कांत, सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर बने। अच्छा, वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष सबीर करके ना, सबीर शाह करके कुछ है, सबीर कुछ करके नाम है उनका। और सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? सीईओ याद रखिए, करंट का क्वेश्चन है। सीईओ कौन है? अय्यर करके हैं, परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर वो सीईओ बने जुलाई में ही। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर सीईओ हैं। और सबीर शाह, सबीर कुछ करके नाम है, वो इसके उपाध्यक्ष हैं। और नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे पता चले और मैंने आपको बताया, इनके बारे में डिटेल बता दी। चारों ऑप्शन ये सब झूठा चल रहा है कि बना दी पीपीटी। कहां से कैसे बच्चों को याद रहेगी पूरी भाषा क्वेश्चन की? चलिए खैर,
कल को फिर हम लोग करेंगे, जो कल के जो क्वेश्चन आएंगे उन पर हम इसी प्रकार डिस्कस करेंगे। तो पर डे डिस्कस मिलेगा आपको इन्हीं क्वेश्चन के साथ। जो पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, फिर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। डेली एनालिसिस का कैसे होगा फिर? जो मैं आपको बताई इनके आसपास की जो मैंने आपकी पृष्ठभूमि बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।